बच्चों कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेकंड और आखिरी क्लास है। आखिरी क्लास है सर? हाँ। आज हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इनकम डिस्कस करी थी जो कि इस हेड के अंदर आती है। उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके ओके सर, चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, any sum of money or value of property received without consideration or for inadequate consideration to be subjected to tax in the hand of recipient। इस पॉइंट में बताया गया है कि अगर मुझे कोई मनी या कोई प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडुकेट कंसिडरेशन, तो वो मेरे हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। ओके ओके सर। इसके लिए सर क्या सीलिंग लिमिट है? तो इसके लिए सीलिंग लिमिट इसमें दे रखी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मनी के केस में, मनी के केस में द होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल इफ द सेम एक्सीडेड ₹50,000। अगर मुझे 50,000 से ज़्यादा का 50,000 से ज़्यादा का मनी रिसीव होता है विदाउट कंसिडरेशन, तो ड्यूरिंग द ईयर, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। मान लीजिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 मुझे 51,000 का मनी रिसीव होता है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। तो ये 51,000 क्या बन जाएगा मेरा? क्या बन जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ठीक है सर। मैं रास्ते से जा रहा था और मुझे एक नोटों से भरा बैग दिख गया। उसमें 20 लाख रुपए थे। ठीक है, अब पैसे मिल गए मुझे। तो ये क्या मुझे इसके लिए कोई कंसिडरेशन देना पड़ा? नहीं। तो ये मेरी किस साइड की इनकम बनेगी सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है, क्या लिमिट है? 50,000। 50,000 से अगर ज़्यादा का मुझे मनी मिलता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि सीधा आपको 50,000 से ऊपर ही मिलेगा। 10,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, फिर 7,000 मिल रहा है, ऐसे कर करके भी मिल रहा है। और वो एक्सीड कर जाता है 50,000 से, वो एक्सीड कर जाता है 50,000 से, तो वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। ठीक है सर। फिर सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो मूवेबल है आपकी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मुझे बिना कंसिडरेशन के मिल रही है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू है, वो 50,000 से एक्सीड कर जा रही है। मान लीजिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी ने मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी जिसकी वैल्यू है 60,000 रुपये। ठीक है, एफ कितनी 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी है? 60,000 रुपये। तो 60,000 मेरी क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। या फिर इन एडुक्वेट कंसिडरेशन, ये क्या है सर? मान लीजिए, मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी खरीद के लेके आया, मूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, मान लीजिए ज्वेलरी खरीद के लाया जिसकी एफ है आपकी 1.5 लाख रुपए। कितनी है? 1.5 लाख रुपए। एफ कितनी है? 1.5 लाख रुपए। और मैं उसको बाई कितने का करके लेके आया हूँ? मान लीजिए 80,000 रुपये का। ठीक है, एफ कितनी है? डेढ़ 1.5 लाख। और बाई कितने का करके लाया हूँ सर? 80,000। तो जो डिफरेंस है 50,000 से एक्सीड कर रहा है, हाँ सर, तो ये 70,000 मेरा क्या बन जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। अगर ये आपका 50,000 से एक्सीड नहीं करता, मान लीजिए मैं इसको खरीद के लाता 1,20,000 का, तो इस केस में क्या बनता है? ये 30,000। तो 50,000 तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में 30,000 मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम नहीं बनती। ओके, डिफरेंस निकालेंगे एफ और जो मैंने प्राइस पे किया है। अगर वो 50,000 से एक्सीड करता है तभी मेरी इनकम बनेगा। अगर 50,000 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे कि इस केस में 30,000 बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 लाख को एक्सीड कर गया तो जितना भी डिफरेंस निकलेगा वो मेरा
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। ओके ओके सर। फिर आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी माने लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो लैंड और बिल्डिंग मुझे बिना किसी कंसिडरेशन के मिलता है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो जितनी भी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी। ओके ओके सर। या फिर इनएडुकेट कंसिडरेशन, जितना उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, जितना उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, ठीक है, उससे मैं कम पेमेंट कर रहा हूँ, और जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, अगर वो 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन दोनों में जो भी हायर है उससे ज़्यादा है, तो जितना डिफरेंस होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक लैंड परचेज करी। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक लैंड परचेज करी जिसकी एफएमवी थी आपकी 12 लाख रुपए। कितनी थी एफएमवी? 12 लाख रुपए। और ये परचेज कितने के का करके लेके आए? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में, ठीक है, मिस्टर ए 10 लाख रुपए में इसको परचेज करके लाए। तो अब हम निकालेंगे स्टैम्प ड्यूटी, सॉरी, एफएमवी वैल्यू नहीं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 50,000 से एक्सीड है, 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का 10% निकालते कितना हो गया? 1 लाख। दोनों में से जो भी हायर होगा तो 1 लाख। क्या जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 1 लाख से ज़्यादा का है? सर 2 लाख है। 2 लाख है। 1 लाख तक अगर डिफरेंस होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है 2 लाख, तो 2 लाख क्या बन जाएगी? 2 लाख इसके हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, सेक्शन 56(2)(10) is applicable only when property is received as a capital asset by the recipient। ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। ये 56(2)(x) मतलब 10 तभी अट्रैक्ट होगा, ये वाला जो सेक्शन है, पॉइंट तभी अट्रैक्ट होगा जब जो रिसिपिएंट है वो एज अ कैपिटल एसेट रिसीव करेगा। अगर वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड रिसीव करेगा तो फिर ये प्रोविजन उसके ऊपर नहीं लगेगा। मान लीजिए मिस्टर ए प्रॉपर्टी डीलर होता, प्रॉपर्टी डीलर होता, तो उस केस में ये वाला प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हमें ये प्रॉपर्टी एज अ कैपिटल एसेट रिसीव कर रहा है। कौन? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट एज अ कैपिटल एसेट रिसीव कर रहा है। ओके ओके सर। When the date of agreement and date of registration are different, stamp duty value on the date of agreement may be taken if whole or part of payment received on or before the date of agreement by prescribed mode of payment। जैसे हमने 43 CA में पढ़ा था, 50C में पढ़ा था लैंड और बिल्डिंग के केस में, कि अगर हम इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो हम डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करते थे। इफ़ इफ कुछ पेमेंट उसको अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट रिसीव हो जाती है, तो सेम यहाँ पे भी है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम एग्रीमेंट के डेट का ले सकते हैं अगर उस दिन तक कुछ पेमेंट इसने कर दिया हो। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, पॉइंट नंबर 3 को हम थोड़ा अलग ढंग से लिख लेते हैं। क्या सर? इफ इनकम इज टैक्स्ड
अंडर सेक्शन 56(2)(x), then stamp duty value will be cost of acquisition for the immovable प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ सर? एक बार जब इस पे 2 लाख पे टैक्स लग गया, मेरा 2 लाख पे टैक्स लग गया, तो जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ये बोला गया हमारा सेक्शन 49(4) में। सेक्शन 49(4) में, ये मैंने कैपिटल गेन में आपको कवर नहीं कराया था, उसको यहां से लिंक करना था। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर कुछ डिफरेंस टैक्स होता है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है, तो उस केस में जो भी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो हमारी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आना स्टार्ट हुआ होगा कि सर वहाँ पे तो आपने बोला था कि गिफ्ट कर रहे हैं, तो गिफ्ट के केस में प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेनी है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो यहाँ पे टैक्स लगेगा 56(2)(x) में वो लेना है। तो हमें कैसे पता चलेगा सर, कैसे पता चलेगा? तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर जो इनकम है अगर इस सेक्शन में टैक्स हो रही है तो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का लेना है जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। और अगर इस सेक्शन में टैक्स नहीं हो रही है उसकी इनकम, वो क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा, देन उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेके चलना है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(x), ये क्या है सर? However, any sum of money or value of property received in the following circumstances would be outside the ambit of section 56(2)(x। कहने का मतलब है इसमें जो ट्रांजेक्शन दिए हैं, ठीक है, उस केस में ये प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता। उस केस में ये प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता। कौन कौन से हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्रॉम एनी रिलेटिव, अगर मुझे कोई मनी, प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल रिसीव हो रही है, किससे? रिलेटिव से। किससे रिसीव हो रही है? रिलेटिव से। तो रिलेटिव से कुछ भी रिसीव हो रहा है उस पर मेरा टैक्स नहीं लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। तो रिलेटिव से कुछ भी मिलता है मुझे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल की शादी हो रही है और उस पे उसको बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए गिफ्ट मिल गए, ठीक है, तो करोड़ों रुपए पे भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैरिज के टाइम पे, लेकिन मैरिज इंडिविजुअल की होनी चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उनके बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, ठीक है, तो मिस्टर ए को गिफ्ट मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं, तो मिस्टर ए के हैंड में टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर मिस्टर ए की शादी होती उस टाइम पे उसको गिफ्ट मिलते तो फिर वो गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर नहीं आते। ठीक है, वो प्रोविजन तब हिट नहीं करता। लेकिन अगर बेटे की शादी है और मिस्टर ए को कुछ मिल रहा है तब अट्रैक्ट हो जाएगा ये प्रोविजन। ठीक है, जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो उसकी शादी होनी चाहिए। ओके, ओके सर। फिर अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्या है? अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी बाय बिल मिल रही है, वसीयत के तहत मिल रही है, या फिर इनहेरिटेंस मिल रही है, ठीक है, जैसे फादर से सन को मिल जाती है, अगर कोई विल नहीं है तो बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ वो क्या होता है, फादर से बेटे को मिल जाती है प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो उस पर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर एज द केस में बी, ये क्या है? ये क्या है?
मान लीजिए आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो एक्टर है वो बेड पे पड़ा बेड पे पड़ा हुआ है, मरने वाला है, तो अपने नौकर को बुला के तिजोरी से कुछ कीमती सामान निकाल के दे देता है कि ये लो, तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, तो मैं इसको अपने पास रखूँ। तो नियर डेथ, मतलब डेथ के आसपास है, उस टाइम पे अगर पर्सन किसी को कुछ देता है तो जो रिसीवर है उसके हैंड में वो टैक्सेबल नहीं होता। ओके। ओके सर। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, अगर लोकल अथॉरिटी से कुछ मिलता है, मनी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है सर। फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, इनसे कुछ मिलता है तो वो भी मेरा, उस पर भी ये प्रोविजन हिट नहीं करेगा। फ्रॉम और एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, कोई ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, उनसे कुछ रिसीव हो रहा है बाई वे ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47 के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं, ठीक है, उसके थ्रू अगर कुछ मिल रहा है तो वो भी हमारा उसके ऊपर भी हमारा ये प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। फ्रॉम अ इंडिविजुअल बाई अ ट्रस्ट क्रिएटेड और स्टेबलाइज solely for the benefit of relative और रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल कोई ट्रस्ट बनाता है, ठीक है, और उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ताकि किसी और, जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, वो अपने बच्चों के लिए ट्रस्ट बना के जाते हैं, जो उनके चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए ट्रस्ट बना के, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो ये ट्रस्ट सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगी, और जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस केस में जो भी ये प्रॉपर्टी, मनी जो भी ट्रांसफर करेगा, इसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। ओके। ओके सर। फिर आपका है पॉइंट नंबर जे एंड के, जो कि रिलेटेड है कोविड से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। अब सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब है अ कैपिटल एसेट ऑफ असेसी। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कैपिटल एसेट ऑफ असेसी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। शेयर एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। ये भी आपका जैसे सोना होता है, चांदी होता है, वैसे ही बुलियन भी होता है आपका। तो ये डेफिनेशन कुछ जानी पहचानी लग रही है? हाँ सर, जानी पहचानी लग रही है सर, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में हमने देखा था। ठीक है। तो प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कैपिटल एसेट ऑफ असेसी, जैसे कि आपका लैंड और बिल्डिंग हो गया, ज्वेलरी हो गई, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, और इस तरह के कोई वर्क ऑफ आर्ट या कोई बुलियन हो। ओके। ओके सर। फिर रिलेटिव में कौन कौन आएंगे? इनकम टैक्स किन किन को रिलेटिव मांगता है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उसके भाई बहन, ठीक है। ठीक है सर। ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, जो वाइफ, अगर हस्बैंड है तो उसके लिए वाइफ, वाइफ के ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। ओके सर। फिर एनी लाइनियर असेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, ऊपर देखो आप, माता पिता, नीचे बच्चे, ठीक है। और नेक्स्ट, एनी लाइनर एसेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, वाइफ के में देखो, वाइफ के माता पिता और हस्बैंड वाइफ के बच्चे, और स्पाउसेज ऑफ एनी ऑफ द पर्सन रेफर्ड 1 to 6, और इनमें से 1 to 6 में जो भी हैं पर्सन, उनकी स्पाउस, स्पाउसेस, ठीक है। ठीक है सर। तो ये हमारे रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में उसके जो मेंबर्स हैं वो रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। फिर फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ जे एंड के, जो कोविड वाला था उनके लिए फैमिली का क्या मतलब है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल, और पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम वोली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। स्पाउस और चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, फैमिली रहेंगे। पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर तभी फैमिली का पार्ट बनेंगे जब वो मेनली और वोली डिपेंडेंट हो इंडिविजुअल के ऊपर। ओके ओके सर, चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं सर। Example 3. Mr. A dealer in share, received the following without consideration during the previous year 23-24 from his friend Mr. B. Mr. A डीलर हैं शेयर में। किसमें डील करते हैं? शेयर में। वो अपने मिस्टर बी से कुछ उनको रिसीव होता है, क्या? कैश गिफ्ट 75,000 का ऑन हिज एनिवर्सरी, उसके एनिवर्सरी पे 75,000 का गिफ्ट मिलता है। बुलियन द मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 60,000 ऑन हिज बर्थडे पे मिलता है। A plot of land at a Faridabad on 1st July, the stamp duty of which is 5 lakh, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख है। मिस्टर बी हैज परचेज द लैंड इन अप्रैल 2009। ठीक है, वेरी गुड। मिस्टर ए परचेज परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु इज ऑल्सो डीलर इन शेयर 1,000 शेयर ऑफ रुपीज 1,000 share of X Limited at 400 each on 19 June 23, the fair market of which was rupees 6,000 each on that date. Mr. A sold this share in the course of his business on 23rd June 23. ठीक है। Further, on 1st November 23, Mr. A took the position of property of his building booked by him 2 years back at 20 lakh rupees. The stamp duty value of property as on 1st नवंबर 32 लाख रुपए थी और जिस दिन बुकिंग करी थी उस दिन 23 लाख रुपए थी। He has paid rupees 1 lakh on by account pay check as down payment as the date of booking. जिस दिन बुक किया था उसी दिन उसने 1 लाख से अकाउंट पे चेक से पेमेंट कर दिया था। On 1st March 24, he sold the plot of land at फरीदाबाद फॉर रुपीज 7 लाख। 1 अप्रैल 2024 को उसने क्या किया, जो फरीदाबाद में लैंड मिला था उसको वो 7 लाख में सेल कर दिया। तो हमें इसमें क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन। तो निकाले? हाँ सर, चलिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैश गिफ्ट 75,000 उसकी मैरिज एनिवर्सरी पे मिला है। टैक्सेबल होगा नहीं होगा? होगा सर, मैरिज पे मिलता तो टैक्सेबल नहीं होता। बुलियन कब मिला है? बर्थडे पे। टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और यही 40,000 का होता तो 40,000 का होता तो फिर नहीं लेते सर। अब प्लॉट ऑफ लैंड फ्री में मिला है 5 लाख की प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद शेयर्स, शेयर्स लेंगे कि नहीं लेंगे? शेयर्स लेंगे कि नहीं लेंगे? नॉट टू कंसिडर। क्यों सर कंसिडर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये डीलर है शेयर्स का। इसका मेन बिजनेस ही है शेयर में डीलिंग करना। शेयर परचेज करता है, सेल करता है, शेयर्स में ही डील करता है, इसीलिए इसके हैंड में ये कैपिटल एसेट नहीं बनेगा। और ये प्रोविजन अट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? जो एसेट रिसीव हो रही है एज अ कैपिटल एसेट रिसीव होनी चाहिए। ये
शेयर इसको कैसे स्टॉक इन ट्रेड में रिसीव होगा, एज अ स्टॉक इन ट्रेड रिसीव होगा, इसीलिए स्टॉक इन ट्रेड के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो ठीक है, शेयर वाला है नहीं, देखते हैं और कोई पॉइंट आएगा इसमें। हाँ, एक प्रॉपर्टी और ली थी उसने ऑफिस बिल्डिंग के लिए, 2 साल पुरानी, 2 साल पहले, 20 लाख में। और बुकिंग के टाइम पे उसने 1 लाख रुपए पे कर दिया था। बुकिंग के टाइम पे उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 23 लाख रुपए। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे 50,000 और 10% ऑफ 10% ऑफ कंसिडरेशन, तो 20 लाख का 10% निकालिए, कितना आता है, 2 लाख। 2 लाख तक अगर डिफरेंस है तो चल जाएगा, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस है, 3 लाख है, तो क्या हो जाएगा ये, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग 3 लाख रुपए। इसके बदले में कितना इसने दिया है, 20 लाख दिया है, ठीक है, 20 लाख कंसिडरेशन दिया है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है जिस दिन बुक किया उसने, 23 लाख रुपए। ठीक है, तो 3 लाख डिफरेंस आ रहा है, हाँ सर, बट हमें कंपेयर करना है 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन। तो 20 लाख का 10%, 2 लाख, दोनों में से जो भी आ रहा है, 2 लाख तक अगर होता तो 2 लाख तक अगर होता डिफरेंस तो चल जाता, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 9,35,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब कैपिटल गेन निकालें। सेल कंसिडरेशन कितना है सर, 7 लाख। ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नील या फिर 5 लाख। सर ये 5 लाख इनकम बना है इसका, हाँ सर, लैंड की कीमत हमने 5 लाख ले रखी है। ये देखिए, इस पे टैक्स लगाया हमने 5 लाख पे, हाँ सर लगाया है, तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख रुपए बन जाएगी। ठीक है, 2 लाख, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर। अगर अगर कॉस्ट हमारा 49.4 के अंदर आएगा तो उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इस केस में ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि इन केसेस में इन केसेस में ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर, इनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अखिल HUF रिसीव्ड 75,000 इन कैश फ्रॉम नाइस ऑफ अखिल, डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर। ठीक है, तो पहले देखना है कि जो डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर है, मतलब भांजी, क्या वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर है, आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो पहला हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्रदर सिस्टर कवर होते हैं और उनके स्पाउसेस कवर होते हैं, लेकिन बेटा बेटी कवर नहीं होते। ठीक है, ठीक है सर। Nithisha, a member of her father's HUF, transferred a house property to the HUF without consideration. The stamp duty value of house property is 9 lakh. तो HUF के केस में रिलेटिव्स कौन होते हैं सर, कोई भी मेंबर HUF का। तो नितिशा मेंबर है, हाँ सर है, तो क्या इस केस में टैक्सेबल होगा, रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, नहीं सर, फिर टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है, ठीक है सर। Mr. Akshat received 100 share of A Limited from his friend
as a gift on a occasion of his 25th marriage anniversary. The fair market value on the date was 100 per share. ठीक है. He also received jewelry worth 45,000 from his nephew on the same day. Nephew उसके रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है? नहीं आता सर. उसके बाद फ्रेंड से गिफ्ट मिला मैरिज एनिवर्सरी पे. मैरिज पे मिलता तो एग्जेम्प्ट हो जाता. तो यहाँ पे क्या टैक्सेबल होगा? 100 इंटू 100, 10,000. शेयर कितने के मिले इसको? 100 इंटू 100, 10,000. और ज्वेलरी कितने की मिल रही है? 45,000. टोटल कितना हो गया? 55,000. तो 50,000 से एक्सीड कर गया? हाँ सर. तो ये मेरा क्या बन जाएगा? इनकम फ्रॉम, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. ठीक है सर. किशन HUF गिफ्टेड अ कार टू अ सन ऑफ कर्ता फॉर अचीविंग गुड मार्क्स इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कार इज इतना. तो टैक्सेबल होगा नहीं होगा? सर नहीं होगा. क्यों? सर कार है. कार हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता है. कार हमारा प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं है. जो इसमें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है उसमें कवर नहीं है. तो इस पे नॉन टैक्सेबल होगा. ठीक है. ठीक है सर. चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं. हाँ सर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब. एग्जाम्पल 5th. मिस्टर हरी अ प्रॉपर्टी डीलर. मिस्टर हरी कौन है? प्रॉपर्टी डीलर है. सोल्ड अ बिल्डिंग इन अ कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड मिस्टर राजेश. ठीक है. ये हरी हो गए और ये राजेश साहब हो गए. इन्होंने क्या करी? एक बिल्डिंग सोल्ड करी है. ये इनका बिजनेस क्या है? प्रॉपर्टी डीलर है. ठीक है. ठीक है. और राजेश क्या है? ये ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट के डीलर हैं. स्पेयर पार्ट डीलर. ठीक है. ठीक है सर. प्रॉपर्टी कितने में सोल्ड करी? 90 लाख में. जब उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए. द एग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड ऑन 1 सितंबर 23. ठीक है. व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 1,40,000. मिस्टर हरी हैज रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख बाई क्रॉस चेक. क्रॉस चेक से एडवांस पेमेंट मिला है. इसमें एग्रीमेंट के डेट का भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखा है. लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम एग्रीमेंट का तभी ले सकते हैं, एग्रीमेंट डेट का, जब उसको कुछ पेमेंट रिसीव हो गई हो अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट बाय प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट. और उसमें क्रॉस चेक नहीं आता है. तो 140 का हमारे लिए कोई यूज नहीं है. तो 1.5 लाख होगा. 1.5 लाख के साथ कंपेयर करेंगे. Discuss the tax implication in the hand of Hari and Rajesh. Assuming Mr. Hari has purchased the building for 75 lakh on 12 जुलाई 22. ठीक है. तो हरी ने ये कब खरीदी थी? जुलाई 22 में खरीदी थी. जुलाई 2022 में खरीदी थी. और सोल्ड कब कर रहा है ये? एक एक 2024 को. ठीक है. ठीक है. तो डेट निकल के आ गई. हाँ सर. तो इसकी तो बिजनेस इनकम बनेगी.
हाँ सर, बिजनेस इनकम पीजीबीपी के अंदर आएगा। लेकिन कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा इस केस में? सेक्शन 43 सी ए। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंपेयर करेंगे जो कंसिडरेशन है। ठीक है, अगर वो कंसिडरेशन का 110% से ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, और कंसिडरेशन के 110% के अंदर आ गया है, ठीक है, 110% तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उस केस में यही लेके चलेंगे। तो 90 का 110% निकालते हैं, कितना आता है सर? 99। तो 1.5 लाख ज़्यादा है, 150 लाख ज़्यादा है ना? तो यही हमारी क्या बन जाएगी? सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। तो 150 लाख माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितना है? 75 लाख, 75 लाख माइनस कर देंगे तो 75 हमारा पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके केस में देखते हैं, इसके केस में देखते हैं, इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है सर? 60 लाख का डिफरेंस है सर, 60 लाख का डिफरेंस है। अब इसको कंपेयर करते हैं, डिफरेंस कब कहाँ तक अलाउ है? 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन। तो 50,000 और 90 लाख का 10%, 9 लाख। 9 लाख तक अगर डिफरेंस होता इन दोनों के बीच में तो चल जाता, लेकिन 9 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो ये 60 लाख हमारा क्या बन जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स हो जाएगा। ओके, ओके सर। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ हरी वाज अ शेयर ब्रोकर इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर? अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि अगर ये प्रॉपर्टी डीलर ना होके शेयर ब्रोकर होता तो उस केस में क्या आपका आंसर चेंज होता? बिल्कुल हो जाता, बिल्कुल हो जाता। उस केस में हमारा, इसके केस में तो सेम रहता, इसके केस में तो सेम रहता, लेकिन इसके केस में सेक्शन 50 सी लग जाता, फिर सेक्शन 50 सी लग जाता। ठीक है, 50 सी के अकॉर्डिंगली फिर कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट उसमें भी वैसे ही होता, सेल कंसिडरेशन 150 लाख आता, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाता, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता, जुलाई में खरीदा इसने, 2 साल से कम टाइम हुआ है, तो ये इस पे क्या निकल के आता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आता आपका 75 लाख का। ठीक है, बट राजेश के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हरी के केस में सेक्शन दूसरा लग जाता है। पहले 53 सी लग रहा था, सॉरी 43 सी ए लग रहा था, उसके बाद 50 सी लग जाता। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ सर, आगे चलते हैं। Compensation or any other payment received in connection with the termination of his employment. Any compensation or any other payment due to or received by any person by whatever name called in connection with the termination of his employment or modification of the term and condition relating thereto shall be chargeable to tax under this head. इस हेड में बोला गया है कि अगर एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेशन हो जाता है या फिर एम्प्लॉयमेंट के टर्म एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट मिलता है, तो सर ये सैलरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, सैलरी हेड के अंदर। अगर वो कंपनसेशन एम्प्लॉयर से मिल रहा है एम्प्लॉय को तो सैलरी के अंदर जाएगा, लेकिन किसी और पर्सन से मिल रहा है एम्प्लॉय को, किसी और पर्सन से मिल रहा है तो वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का या फिर कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है टर्म एंड कंडीशन में, जो एम्प्लॉयमेंट का टर्म एंड कंडीशन है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से उसको कुछ कंपनसेशन दिया जा रहा है।
तो अगर वो एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो सैलरी के अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर किसी और से मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा, इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। ओके, ओके सर। फिर नेक्स्ट है हमारा सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट अलोकेट बाय वे ऑफ बोनस अंडर अ LIP। क्या होता है सर? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अदर देन अंडर अ यूलिप एंड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज नॉट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। क्या बोला गया है? LIC प्रीमियम आपने सुना है नाम? हाँ सर, नाम तो सुना है सर। जब भी हम कोई लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हर साल हमें उसका प्रीमियम पे करना होता है। हर साल हम उसका प्रीमियम पे करते हैं, वो हो सकता है मंथली हो, क्वार्टरली हो, एक साथ पे कर दिया हो आपने पूरे टाइम का। बदले में लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, कवर देती है, और इन केस ऑफ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो ये अमाउंट पे करती है। अदरवाइज मैच्योरिटी पे जितना वैल्यू बनता है, मैच्योरिटी पे उतना अमाउंट एसएससी को दे देती है। ठीक है, ठीक है सर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी अमाउंट मिलता है ऑन अ डेथ ऑफ पर्सन तो सारा का सारा एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन अगर मैच्योरिटी के टाइम में मिलता है तो उस केस में देखेंगे कि हम वो पॉलिसी हमें इशू कब हुई है, पॉलिसी हमें कब इशू हुई है, और उसका हम प्रीमियम कितना दे रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम पे लिमिट लगा रखा है कि अगर इतना प्रीमियम आप दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन उससे अगर ज़्यादा आप प्रीमियम दे रहे हो तो फिर उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर पॉलिसी इशू हुई है 1 अप्रैल 2003 से पहले तो प्रीमियम पे कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। सारा का सारा जितना मैच्योरिटी के टाइम पे अमाउंट मिलेगा सारा का सारा एग्जाम्प्ट होता है। बिटवीन बिटवीन 1 अप्रैल 2003 टू 31 मार्च 2012, इस बीच कोई भी पॉलिसी है जो इशू हो रखी है तो उस केस में 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एसर्ट। एक्चुअल कैपिटल सम एसर्ट मतलब आपने देखा होगा, बोलते हैं कि 1 करोड़ की पॉलिसी, 2 करोड़ की पॉलिसी, इतना सम अश्योर करके दे रहे हैं, तो उसका जो प्रीमियम है 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर साल। ठीक है, अगर 20% से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, 20% से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है किसी भी साल में, ठीक है, तो फिर वो हमारी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो 20% तक अगर प्रीमियम दे रहे हैं उन पॉलिसीज़ का जो कि ड्यूरिंग दैट पीरियड इशू हो रखी है ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम असर्ड, ठीक है, तो 20% तक अगर पे कर रहा है हर साल तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मोर देन 20% है तो टैक्सेबल हो जाएगा। सेम अगर पॉलिसी इशू हुई है ड्यूरिंग दैट पीरियड अप्रैल 12 से लेके अप्रैल 31 मार्च 13 तक, तो उस केस में 10% ऑफ एक्चुअल सम एश्योर्ड है। इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो, अगर 10% ज़्यादा हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 10% तक है तो एग्जाम्प्ट है। फिर 1 अप्रैल 2013 के बाद इसमें फिर दो कैटेगरी बना दी। क्या? अगर जो पर्सन है वो डिफरेंटली एबल्ड है, सेक्शन एक आएगा 80U और 80DDB, तो उनके लिए बोला गया है कि जो प्रीमियम है 15% तक की लिमिट दे रखी है उनके लिए, कि एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है अगर 15% तक उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं हर साल तो एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर देंगे तो टैक्सेबल होगा। अदर के केस में 10% दे रखा है। ओके, ओके सर। फिर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23, तो इसमें फिर वही बात बोला गया है दोनों, जो पहले वाली कैटेगरी में था कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए 15% वाली कंडीशन देखेंगे कि 15% तक अगर प्रीमियम है, 15% तक अगर प्रीमियम है हर साल तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उससे ऊपर गया तो टैक्सेबल हो जाएगा, और अदर के केस में 10%। लेकिन
लेकिन however exemption would not be available if premium exceeded rupees 5 lakh for any of previous year during the term of such policy। लेकिन जो प्रीमियम है वो किसी भी साल में 5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर 5 लाख से को एक्सीड कर जाता है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा आपका। जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी किसी भी साल में, किसी भी जो भी लाइफ जो पॉलिसी की वो है टर्म है कि 5 साल के लिए लिए 10 साल के लिए लिए, जब ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम एक्सीड कर जाता है, ये तो है ही आपका 10% 15%, लेकिन 5 लाख से भी 5 लाख से कम होना चाहिए, 5 लाख को भी एक्सीड कर रहा है तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके ओके सर। In a case where premium is payable by a person for more than one LIP, जहाँ पे पर्सन के पास मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं other than ULIP, and the aggregate of premium payable on such policies exceed 5 lakh, और सारों का प्रीमियम मिला के 5 लाख से एक्सीड कर जाता है किसी भी एक साल में during the term of policies, exemption would be available in respect of any of those LIP at the option of assessee whose aggregate premium payable does not exceed 5 lakh for any of previous year during the term। कहने का मतलब है, मान लीजिए एसएससी के बाद मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं और सबका प्रीमियम मिला के किसी भी साल में 5 लाख से एक्सीड कर जाता है, तो एसएससी के पास ऑप्शन है कि जिनकी प्रीमियम 5 लाख से कम है ड्यूरिंग द पीरियड, उनकी वो एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है और बाकी पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। ओके ओके सर, चलिए उसके बाद आता है हमारे अदर इनकम। इसमें जो हमारे पीजीबीपी में कवर नहीं हो पाते वो इनकम यहाँ पे आ जाएगी। अगर इनका नेचर पीजीबीपी का है, अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो उनको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल कर देंगे। कौन कौन सा सर? एनी सम रिसीव्ड बाय अ एम्प्लॉयर एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई एज अ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, एनी अदर फंड और फॉर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉई। हमने देखा था जब पीजीबीपी कर रहे थे उस टाइम पे देखा था कि मान लीजिए कोई प्रोविडेंट फंड है, पीएफ है, उसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? सर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात कर रही है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अगर पीजीबीपी में कवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पीजीबीपी में कवर नहीं हो पा रहा है तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम मान लेंगे, हम बना देंगे। ओके ओके सर। क्या था पीजीबीपी में, क्या प्रोविजन था कि सर जो एम्प्लॉय है उससे जो कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं हमें उसको ड्यू डेट तक जमा कराना है। अगर हमने ड्यू डेट तक उसको जमा नहीं किया जो उसका रिलेवेंट एक्ट है उसमें, तो वो डिसअलाउ हो जाता था। जैसे प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, 15 तारीख तक अगर हमने जमा नहीं कराया तो 15 तारीख के बाद वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय से अगर कोई कंट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं प्रोविडेंट फंड, वेलफेयर, दूसरे वेलफेयर फंड के लिए, और वो पीजीबीपी में उसकी इनकम नहीं बन पा रही है तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल कर देंगे। फिर इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। लेटिंग आउट, और लिख लीजिए यहाँ पे, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट और हायर मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। अगर हम कोई मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर रेंट पे देते हैं और उसकी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। Where letting out of building is inseparable from a letting out of machinery, plant or furniture, the income from such letting।
तो ये हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर देखा था, जहाँ पे कि जो ऑनर है हाउस प्रॉपर्टी का वो टेनेंट को बिल्डिंग के साथ साथ अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाता है, जैसे सिक्योरिटी हो गई, बैकअप, पावर बैकअप हो गया, लिफ्ट हो गई, फर्नीचर हो गया, इन सब की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो बोला गया है जहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इनसेपरेबल है, तो वहाँ पे हमने देखा था, बोला था कि इसकी इनकम पीजीबीपी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चली जाएगी। तो अगर ये इनकम पीजीबीपी के अंदर नहीं आ पा रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर डाल देंगे, उसके अंदर टैक्सेबल कर देंगे। ओके ओके सर। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यहाँ पे आएगा आपका any sum received under a Keyman insurance policy including the sum allocated by way of bonus on such policy। अगर कुछ सम मिल रहा है अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी किस लिए लेते हैं? एम्प्लॉय लेता है अब ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अगर वो अचानक से छोड़ के चले जाएं कंपनी को, तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है कंपनी का, पूरे कंपनी में जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। प्लस तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, इससे टेंशन फ्री रहने के लिए कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि अगर इस एम्प्लॉय के जाने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ या कुछ भी दिक्कत आई तो आप मुझे कंपनसेट करोगे। ठीक है, तो जो भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा आता है पहले तो पीजीबीपी के अंदर जाएगा, वहाँ पे अगर टैक्सेबल नहीं हो पाता है तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ओके ओके सर। फिर रेसिडुअल इनकम, इसके अलावा जो भी इनकम है जो कि पहले हेड्स में नहीं आ पाई, जो पहले के 4 हेड हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इन चारों हेड में नहीं आ पाई, वो सारी इनकम इस हेड में आ जाएगी। ओके ओके सर। चलिए उसके बाद कुछ एग्जाम्पशंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वो इनकम बनेंगी कि नहीं बनेंगी। इनकम टैक्स में 2 टाइप की चीज़ें होती है, एक एग्जाम्पशन होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक एग्जाम्पशन होता है और एक डिडक्शन होता है। दोनों में डिफरेंस पता है आपको? जो एग्जाम्पशन है वो इनकम का पार्ट ही नहीं बनती, इनकम का पार्ट ही नहीं बनती। जैसे सैलरी के अंदर देखा था हमने, सिर्फ जैसे एचआरए था, एचआरए का टैक्सेबल पोर्शन ले रहे थे, एग्जाम पोर्शन को कंसिडर नहीं कर रहे थे। ग्रेचुटी था, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन ले रहे थे। पेंशन था, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन ले रहे थे। तो जो एग्जाम्ड इनकम होती है वो हमारी इनकम का पार्ट ही नहीं बनती है, टैक्सेबल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती है। वर्सेस जो डिडक्शन होती हैं वो हमारी टोटल इनकम में से रिड्यूस होती है, उसमें से डिडक्शन लेस करते हैं। जैसे कि सैलरी के अंदर हमारी थी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, तो वो उसमें क्या कर रहे थे, इनकम में से लेस हो रही थी वो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा एग्जाम्पशन और डिडक्शन का। ओके ओके सर। तो कुछ एग्जाम्पशन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके ओके सर। चलिए एक एक करके एग्जाम्पशन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर। पहला है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ मनी स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन अ नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरई अकाउंट इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज पर फेमा एक्ट and in the hand of individual who has been permitted by RBI to maintain such account। आपने नाम सुना है ये एनआरई अकाउंट का, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नाम सुना है? नहीं सर। इसमें क्या होता है, जो नॉन रेसिडेंट है, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो इसमें इंडिया में इस अकाउंट में अपना बैंक के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें अपना फॉरेक्स जमा करा सकते हैं, फॉरेक्स जमा करा सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या है कि जब वो जमा कराएंगे, ठीक है, उस टाइम पे जितना भी कन्वर्जन रेट होगा, मान लीजिए यूएसडी जमा कराया तो यूएसडी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर इंडियन रुपीज में जमा हो जाएगी। अब जब इसमें से जब भी विड्रॉल होगा, जब भी उसको विड्रॉ करना पड़ेगा तो वो हमेशा आईएनआर में होगा, इंडियन रुपीज में होगा। और इसके साथ सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि इंडिया में तो खुल गया है,
लेकिन जो इसमें पैसा है वापस फॉरेन करेंसी में उस कंट्री में वापस ले सकता है, ये इस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकता है पैसा। तो इस अकाउंट पे अगर कोई इंटरेस्ट इनकम मिल रही है नॉन रेसिडेंट को तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, वो एग्जेम्प्ट होती है। ओके ओके सर। नेक्स्ट है हमारा कि अगर किसी डिजास्टर की वजह से कोई कंपनसेशन मिल रहा है, किसी डिजास्टर की वजह से कंपनसेशन मिल रहा है गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो कंपनसेशन हमारा एग्जेम्प्ट होता है। Compensation received receivable from a central government, state government or local authority by an individual or his legal heir on account of any disaster is exempt except to the extent of loss or damage allowed as a deduction under the act। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट में आता है हमारा स्कॉलरशिप। जो हमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है वो सब सेक्शन 10(16) में एग्जेम्प्ट हो जाती है। जैसे आर्टिकलशिप है हमारी, आर्टिकलशिप में हमें स्टेपेंड मिलता है, तो स्टेपेंड कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट होता है आपका? सेक्शन 10(16) के अंदर। ओके ओके सर। उसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमएलए एमपीज होते हैं, उनको जो डेली अलाउंस मिलता है, कंसिस्टेंसी अलाउंस मिलता है, वो सारा एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, सेक्शन 10(17) में। फिर नेक्स्ट है पेमेंट वेदर इन कैश और इन काइंड इन परसेंस ऑफ अवार्ड इनिशिएटेड बाय पब्लिक इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर कोई अवार्ड दे रही है या रिवॉर्ड दे रही है किसी को, तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में दे रही है तो। ओके ओके सर। उसके बाद सेक्शन 10(10)(a), ये पढ़ा है आपने कहीं भी? हाँ सर, सैलरी के अंदर शायद पढ़ा था हमने, याद तो आ रहा है। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, वहाँ पे मिल रहा था एम्प्लॉयर से, अगर अदर देन एम्प्लॉयर से मिल रहा है कम्यूटेड पेंशन, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा हमारा 10(10)(a) के अंदर। ठीक है, एनी कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय अ इंडिविजुअल फ्रॉम अ फंड सेट अप बाय एलआईसी ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरेंस अंडर अ पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय अ कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस और आईआरडीए ऑफ इंडिया विल बी एग्जाम्प्ट। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 115BB। इसके अंदर हमारा टैक्स रेट दे रखा है कैजुअल इनकम का, कैजुअल इनकम का। जैसे आपके क्रॉसबल बजट हुए, गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस। ठीक है, उससे अगर कोई इनकम होती है तो उसकी इनकम इस सेक्शन के अंदर उसमें टैक्स लगता है। टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट है 30%। टैक्स रेट है 30%। फिर उसमें 4% सेस ऐड हो जाएगा आपका, सॉरी हेल्थ है ना, एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा। ओके ओके। तो जो ये इनकम होगी उसके अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता, कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना ही कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की, ना ही कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की एडजस्टमेंट अलाउ है। ठीक है, जो भी इनकम होगी चाहे 10,000 ही क्यों ना हो, पूरा का पूरा टैक्स। मान लीजिए पर्सन की कोई और इनकम ही नहीं है, 10,000 है, तो 10,000 पे 30% फ्लैट टैक्स लगेगा और उसको कोई भी ना कोई खर्चा अलाउ होगा, ना कोई डिडक्शन मिलेगी, ना ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एडजस्ट कर पाएगा वो। ठीक है, ठीक है सर। बट इसमें ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूड नहीं है, ऑनलाइन गेमिंग का अलग से सेक्शन है आपका। फिर इसमें भी सब सेम है, ये ऑनलाइन गेमिंग का है। अगर ऑनलाइन गेमिंग से मुझे कोई इनकम हो रही है, जैसे कि ड्रीम इलेवन है आपका, सर्कल इलेवन, बहुत सारे ऐप बन गए हैं जिसमें क्या होता है कि आप टीम बनाओ और उस टीम के प्लेयर अच्छे परफॉर्म किए तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं वो शायद 1 करोड़ या 2 करोड़ जीत जाता है। तो उससे अगर जो इनकम हो रही है उस पर कितना टैक्स लगेगा? कितना टैक्स लगेगा सर? 30% प्लस 4%
हेल्थ है ना, एजुकेशन सेस। अब इसमें भी वही है, कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, ना ही कोई डिडक्शन मिलेगी 80C से 80U की, ठीक है, ना ही बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की एडजस्टमेंट होगी कुछ। ओके, ओके सर, चलिए। उसके बाद सेक्शन 57 में कुछ डिडक्शन बता रखी कि जो इनकम हो रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, उसमें कुछ इनकम में डिडक्शन बता रखी कि इसमें आप इतना इतना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी। तो उस केस में इंटरेस्ट इनकम अगर कुछ हुई है, उस इनकम को अर्न करने के लिए, मान लीजिए लोन लिया है या कुछ भी, और लोन के ऊपर एक पर्सन ने लोन लिया, ठीक है, उससे उसने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, उसे डिविडेंड इनकम मिल रहा है या फिर म्यूचुअल फंड से इनकम आ रही है, तो उस इंटरेस्ट इंटरेस्ट का उसको एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। लेकिन लेकिन सच इंटरेस्ट एक्सपेंस कांट एक्सीड 20% ऑफ सच इनकम। जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 20% ऑफ इनकम का नहीं बढ़, 20% तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए डिविडेंड इनकम है आपकी 100 रुपये, और इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका 20 रुपया, तो बोला कि 20 रुपये तक चल जाएगा, 20 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 20 रुपये तक चल जाएगा। ओके, ओके सर। फिर इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर इंटरेस्ट किस सिक्योरिटीज ले रखी है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, जैसे डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गए, या कोई और सिक्योरिटीज है, तो कोई भी उसके अगेंस्ट में रीजनेबल जो भी खर्चा है, कोई भी रीजनेबल एक्सपेंस है, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। रीजनेबल मतलब सर जो जनरली होता है, रीजनेबल है जो कि, ठीक है, ओके सर। इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉई एज अ कंट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ सुपरएनुएशन फंड, amount of contribution remitted before the due date under a respective act in accordance with the provision of section 36(1)(5)(a). ये क्या है सर? अभी हमने देखा था कि एम्प्लॉय से जो कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ में डालने के लिए, अगर वो ड्यू डेट तक जमा करा देता है, ड्यू डेट तक जमा करा देता है, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो एक तरफ इनकम बन गई, एक तरफ खर्चा अलाउ हो गया, तो नेट क्या हो गया? जीरो हो गया। नेट क्या हो गया? इधर आपका इनकम हो गया, इधर एक्सपेंस हो गया, नेट हो गया जीरो, ठीक है, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन अ हायर ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर विथ और विदाउट बिल्डिंग। अगर कोई इनकम हो रही है मशीनरी को, प्लांट या फर्नीचर को रेंट पे देने में, तो उसके अगेंस्ट जो करंट रिपेयर है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेप्रिसिएशन, ये सब अलाउ हो जाएगा। जो कि पीजीबीपी में नहीं मिल पाया वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इनकम आप यहाँ पे ले रहे हो तो उसका खर्चा भी आपको यहीं पे देना पड़ेगा। ओके, तो क्या क्या मिल जाएगा? करंट रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, अब अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, ये सब मिल जाएगा आपको। फिर आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन के अगेंस्ट में बोला है कि अगर जो पेंशन है उसका 33.33% और 15,000, दोनों में से जो भी लोअर है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, या फिर उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 57, सेक्शन 57 के अंदर, ठीक है, दोनों में जो भी लोअर होगा। ओके सर। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन अ कंपनसेशन, इनहेंस्ड कंपनसेशन। तो हमने देखा था जो कंपनसेशन और इनहेंस्ड कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट है वो कब टैक्सेबल होता है सर? जब रिसीव होता है, जिस ईयर में रिसीव होता है। तो बोला है कि जितना रिसीव होगा उसका 50% हम डिडक्शन दे देंगे, 50% डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन
57। ठीक है, इसके अगेंस्ट में कुछ खर्चा हुआ हो या ना हुआ हो हमें मतलब नहीं है, 50% हम इसकी डिडक्शन दे देंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई डिडक्शन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे इस इंटरेस्ट के अगेंस्ट। ओके, ओके सर, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल 6, इंटरेस्ट ऑन अ enhanced compensation received by Mr. G during the previous year 23-24 is rupees 5 lakh. Out of this interest 1.5 lakh related to previous year 1920, 1,65,000 रिलेटेड टू 22-23, 185 रिलेटेड टू 21-22। बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें क्या मतलब किसी भी ईयर का हो, हमें क्या मतलब है, हमें क्या देखना है कि किस ईयर में रिसीव हुआ है। किस ईयर में रिसीव हुआ है सर? 23-24 में। कितना? 5 लाख। तो सीधा निकालना है 5 लाख। 5 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन कितना है? 5 लाख। उसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। कितना है? 50% है सर। तो 5 लाख का 50% हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये इनकम बन जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 58, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कौन कौन से एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इनकम जो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले रहे हैं, सेम जो एक्सपेंसेस आपका पीजीबीपी में डिसअलाउ हो रहे थे, सेम यहाँ पे भी डिसअलाउ हो रहे हैं। क्या सर? एनी पर्सनल एक्सपेंस, सेक्शन 37। हाँ सर। and any interest chargeable to tax under the act which is payable outside India on which tax has not been deducted, paid or deducted at source। हम नॉन रेसिडेंट को कुछ पेमेंट कर रहे हैं, उस पर टीडीएस नहीं काटा तो क्या हो रहा था? पीजीबी पे में टैक्स आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहा था। हाँ सर, तो यहाँ पे भी डिसअलाउ कर रहे हैं। एनी पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी इफ पेबल आउटसाइड इंडिया अनलेस टैक्स हैज बीन पेड देयर ऑन और डिडक्टेड एट सोर्स। अगर हम कोई सैलरी इंडिया से बाहर पे कर रहे हैं और उस पर टीडीएस नहीं काटा या काट, ठीक है, या पे नहीं किया, तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। पीजीबी पे भी सेम था। फिर एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज बीन मेड टू अ रिलेटेड पर्सन टू द extent of same is considered excessive or unreasonable by assessing officer having regard to FMV। पीजीबीपी में कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 48(2) रिलेटेड पार्टी वाला। ठीक है, पीजीबीपी में जहाँ पे रिलेटेड पर्सन को अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं और जितना वो अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है, वो डिसअलाउ हो जाता था, तो सेम यहाँ पे भी है आपका। फिर कैश पेमेंट वाला था कि 10,000 से ज़्यादा सिंगल पेमेंट कर रहे हैं सिंगल डे में, या 35,000 पे कर रहे हैं इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट पेमेंट, तो वो डिसअलाउ हो जाता था। 10,000 से या 35,000 से ज़्यादा पेमेंट करते थे तो हमें कैसे करना है? बाई प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट करना है। ठीक है, तो सेम प्रोविजन यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर कोई खर्चा जिसकी इनकम हम यहाँ पे ले रहे हो, उसका एक्सपेंस हम यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते अगर अगर उसकी पेमेंट हमने 10,000 से ज़्यादा कैश में करी हो, या अदर देन प्रिस्क्राइब मोड से करी है सिंगल डे में, या 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट पेमेंट। ओके, ओके सर। एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस इन कनेक्शन विद द इनकम ऑफ अर्निंग लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, मतलब कहने के बाद कैजुअल इनकम के अगेंस्ट में कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। ठीक है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड गेम, ऑनलाइन गेम, इन सब के अगेंस्ट। फिर आता है 30% ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सम विच इज पेबल टू अ रेसिडेंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एज सोर्स इफ tax has not been deducted or after deduction has not been paid on or before the last date, oh sorry, before the due date of return specified section is specified in section 139(1)। तो इसमें भी आपका सेम प्रोविजन था
पीजीबीपी में कि अगर हम रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं और उस पर टीडीएस नहीं काटा या काट के जमा नहीं कराया अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो उसका 30% डिसअलाउ हो जाता था उस एक्सपेंस का। सेम यहाँ पे भी है। ओके ओके सर, चलिए। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एग्जामिन अंडर विच हेड ऑफ फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल। हमें इसमें हेड बताने की कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा। सैलरी में टैक्सेबल होगा कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा कि पीजीबीपी में आएगा कि कैपिटल गेन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कौन सा हेड में आएगा। ओके ओके सर। रेंटल इनकम इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड फॉर 3 years। रेंटल इनकम है और प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, तो उस केस में कहाँ पे जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर। सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फर्म, ये जाएगी पीजीबीपी के अंदर। रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी, कोई मशीनरी हमने रेंट पे दे रखी है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, पीजीबीपी में भी आ सकती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आ सकती है, दोनों में से जो भी केस हो। बिनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। In case of retirement, interest on employees' contribution if provident fund is unrecognized। प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में क्या होता है, जब पैसा मिलता है उसी टाइम पे उसको टैक्सेबल किया जाता है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्लस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कहाँ चला जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंटल इनकम इन केस ऑफ पर्सन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका बिजनेस ही है लेटिंग आउट का प्रॉपर्टी का, उसकी कहाँ पे इनकम जाएगी, पीजीबीपी के अंदर। ओके ओके सर, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड द अमाउंट लाइबल टू टैक्स। हमें बताना है कि क्या ये लाइबल टू टैक्स है और है तो कितना है। A sum of rupees 1,20,000 was received as a gift from a non-relative by Raj on occasion of marriage। मैरिज पे जो भी मिलता है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, वो टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस पर टैक्स नहीं लगेगा, नॉन टैक्सेबल, ठीक है। मैरिज के टाइम पे कुछ भी गिफ्ट मिलता है, सॉरी, मैरिज ऑफ हिज सन परवीन, उसके बेटे की शादी है, उसकी शादी नहीं है, बेटे की शादी है, तो टैक्सेबल हो जाएगा ये आपका, ठीक है। बेटे की शादी है, उसकी शादी होती तो एग्जेम्प्ट हो जाता, तो पूरा का पूरा 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन ऑफ ₹96 रिसीव्ड ऑन 12 मार्च 2024 फॉर एक्विजिशन ऑफ अर्बन लैंड ऑफ विच 40% रिलेट टू प्रीवियस ईयर 22-23। हमें क्या मतलब, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, रिसीव कब हो रहा है उससे मतलब है। तो 96 रिसीव हुआ इंटरेस्ट, उसका 50% हम माइनस कर देंगे, 48,000। 48,000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 57 के अंदर, सेक्शन 57 के अंदर 50% लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन। ओके ओके सर, तो 48,000 हमारा क्या बन जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका होमवर्क है, खुद करना है, ठीक है। आंसर बता देता हूँ मैं, आंसर है 2.5 लाख।
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका पहला और दूसरा होमवर्क है, कुछ समझाने वाला नहीं है। थर्ड में क्या है कि उसकी बेटी की शादी है, बेटी की शादी है और उसके एक फ्रेंड ने उसको एफडी गिफ्ट करी है, एफडी गिफ्ट करी है जिसकी वैल्यू है 52,000। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या ये इसकी इनकम बनेगी? अब इस पे डिपेंड करता है कि फिक्स डिपॉजिट को क्या आप मनी मानते हो। अगर मानते हो तो हाँ, नहीं मानते हो तो नहीं। ये आपके ऊपर है, दोनों व्यू पॉसिबल है इस केस में। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। Question number 5. Examine the following transaction in context of Income Tax Act 1961. Mr. B transferred 500 share of R Private Limited to B Company Private Limited as on 10 October 23 for rupees 3 when the fair market value was 5 lakh. ठीक है, the indexed cost of acquisition of share of Mr. B was computed as इतना. The transfer was not subjected to security transaction tax. Determine the income chargeable to tax in the hand of Mr. B and Miss B Company Private Limited because of above transaction. क्या हुआ है, B ने कुछ शेयर ट्रांसफर करे हैं B कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को, 500 शेयर, 10/10/2023 को फॉर रुपीज 3 लाख। और उसकी एफएमबी क्या थी, 5 लाख। 5 लाख के शेयर वो 3 लाख में ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है सर। और कॉस्ट कितना था, इंडेक्स कॉस्ट दे रखा है 4,45,000, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करके दे रखा है। तो हमें बताना है कि इसके हैंड में क्या होगा और इसके हैंड में क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसके हैंड में देख लेते हैं। क्या लिमिट है, 50 लाख, 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है तो अगर एडक्वेट पेमेंट पे नहीं मिल रही है, उनके बीच का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50,000 से ज़्यादा है तो जो डिफरेंस होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। तो कितना है, 4,45,000 और ये कितना डिफरेंस है, सॉरी ये नहीं है, ये तो कॉस्ट है। 5 लाख एफएमबी है और कॉस्ट पे कितना किया है इसने, कंसिडरेशन कितना पे किया है, बी लिमिटेड ने, बी प्राइवेट लिमिटेड ने कंसिडरेशन कितना पे किया है, 3 लाख। तो 2 लाख क्या बन जाएगा, इनकम इन द हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर 50,000 तक होता तो एग्जाम्प्ट होता, 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब आते हैं बी के हैंड में क्या होगा। बी के हैंड में क्या होगा, तो कैपिटल गेन के अंदर एक सेक्शन आता है, वैसे तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट सेक्शन 50 CA, सेक्शन 50 CA उसमें क्या बोलता है कि अगर कोई शेयर, जैसे हमारा 50C था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, तो 110% से ऊपर वाला हम क्या कर लेते थे, अगर ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेते थे। यहाँ पे बोला गया है कि एफएमवी से अगर कम कर रहे हैं, ठीक है, तो एफएमवी को हम क्या मान लेंगे, सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। तो इस केस में सेल कंसिडरेशन क्या बन जाएगा हमारा, जो एफएमवी है 5 लाख, और उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,45,000। तो 55,000 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखा है। ओके, ओके सर। चलिए फिर आता है सेकंड पॉइंट। मिस्टर सेजेन इज द एम्प्लॉयड इन अ कंपनी विथ अ टैक्सेबल सैलरी of rupees 5 lakh. He received a sum of 1 lakh from Atma Charitable Trust registered under section
12 AB by account paycheck in December 23 for meeting his medical expenses. Is the sum of money so received from a trust is chargeable to tax in hand of Mr. Sejen? आंसर इज नो, ये टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था सर कि किन किन के ऊपर सेक्शन 52(10) नहीं लगता है। ठीक है, उसमें ये भी था कि अगर ट्रस्ट से कुछ मनी रिसीव हो रहा है तो वो एग्जाम्प्ट होता है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ओके ओके सर, चलिए, तो ये था हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर के अंदर, तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।